अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद ATV लाउंज की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और बूस्टर डोजेस लगवा चुके होंगे। कोरोना का सीन अभी थोड़ा सा ऑन है, इंशाल्लाह ताला जल्दी हम कोरोना फ्री हो जाएंगे। सो बूस्टर डोजेस लगवाना ना भूलिएगा। और आज मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी सी इस्लामाबाद के ऊपर। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, नो डाउट, लेकिन क्या आप जानते हैं आज से कुछ साल पहले ये ऐसा हसीन नहीं था जो कि आजकल नज़र आ रहा है। क्या खुशादा सड़कें, क्या हरियाली, क्या ग्रीनरी, क्या नेचर, हर चीज़ जो है वो सिस्टमेटिक वे में नज़र आती है। ये सिस्टमेटिक वे में किस तरह आई, CDA ने कितना अच्छा काम किया, लेकिन CDA के वो कौन से पीछे राज हैं या वो कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने इतना काम करके हमारे इस्लामाबाद को इतना खूबसूरत किया। सो ATV लाउंज में आज हमने उन्हीं को दावत दी है। सो मैं थोड़ा सा उनका प्रोफाइल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। PhD स्कॉलर, क्योंकि बड़ा वसी प्रोफाइल है तो मैं चाहती हूँ ज़रा आप लोग सुने कि कौन साहब हैं ये। PhD स्कॉलर, MPhil HR, LLB, MBA Finance, BSc Civil Engineer और currently he is the President of National Forum of Arbitrators and Mediators. सनाउल्लाह अमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है, थैंक्स सर माशाल्लाह से ऐसा हैवी प्रोफाइल मैंने सोचा पहले मैं इसको जो है ना नाजरीन को क्लियर करूं कि आज कौन सी हस्ती जो है हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है जो आजकल इस्लामाबाद देख रहे हैं हम, खुशादा सड़कें, खूबसूरत मनाजिर, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा किया है वो आपने किया है, क्योंकि आप CDA के साथ मुंसलिक रहे थे। और सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट कैसी चल रही है लाइफ? आफ्टर रिटायरमेंट तो मेरी लाइफ और ज़्यादा बिजी हो गई है। अच्छा। आई एम मोर एक्टिव देन बिफोर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो काम मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझे कोई रेड टेप या किसी और वजह से रुक नहीं रही, बल्कि मैं अपने काम करता जा रहा हूँ। अच्छा, और क्या काम करते जा रहे हैं आप? देखिए जी, जो चीज़ बहुत ज़रूरी थी और आफ्टर रिटायरमेंट मैंने जिसके ऊपर बड़ा सोचा वो ये था कि लोगों की मुश्किलात हल की जाए और लोगों को कोई ऐसा ज़रिए से आप उनको ईजीनेस फराम करें, उनको उनके रेजोल्यूट जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करें। तो मैंने ये किया कि आई स्टार्टेड फ्रॉम लिटिगेशन टू आर्बिट्रेशन, और अब हम ये कर रहे हैं कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें आउटसाइड द कोर्ट। आउटसाइड द कोर्ट वी कॉल इट ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और इसमें आपका मीडिएशन आ जाता है, इसमें आपका कॉन्सिलिएशन आ जाता है, नेगोशिएशन आ जाता है और आर्बिट्रेशन आ जाता है। तो इस फोरम पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लोगों को मैं उनके मसाइल जो है वो पूरे कर रहा हूँ, उनको प्रॉब्लम से बचा रहा हूँ। तो मैंने फुल फ्लेज अपना एक सेटअप बनाया है विद नंबर ऑफ लॉयर्स आर विद मी, और हम लोगों के लिए मिल के काम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम सर। बट एक बात बताइए मुझे, मैंने सुना है लेक व्यू पार्क बनाने में भी आपका जो है वो पीछे से हाथ है या अहम किरदार है, और लेक व्यू पार्क मुझे खुद बहुत पसंद है, तो मुझे पता चला, मैंने कहा मैं ज़रूर सर को बताऊंगी। अच्छा, उसका बड़े मज़े की बात है, लेक व्यू पार्क जब हम बना रहे थे तो दैट टाइम आई वाज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ लेक व्यू और चेयरमैन थे कामरान लाशारी साहब। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी तुम नक्शे वक्शे साइट पे करो, आई विल गिव यू सम फोटोग्राफ्स, और आपने उसके ऊपर लेक व्यू बनाना है पार्क। मैंने कहा ठीक, अगर आपको कभी मौका मिले कहीं ऊपर से लेक व्यू पार्क को देखने का, इट्स जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, बहुत खूबसूरत। ऊपर से मुझसे कि एक दफ़ा एक पिक्चर लग गई थी अखबार में, ऊपर से एरियल व्यू था, तो सबने कहा जी ये तो कोई मलेशिया का कोई पार्क है। अच्छा, तो इतना खूबसूरत नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन इसमें जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे लोग आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपना खाना पीना लाएं और पिकनिक करें। आई वॉज अगेंस्ट दैट कि यहाँ रेस्टोरेंट्स बनाएं, जैसे पिंडी में जना पार्क वगैरह में तो रेस्टोरेंट्स बने हुए। मैंने कहा जी कोई रेस्टोरेंट नहीं, बारबेक्यू वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, और आप आएँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, और फिर आगे जाके लेक के साथ बैठें एंड इट्स। और फिर साथ हमने बर्ड्स एवरी बनाई, जिसको मेरी ख्वाहिश थी कि उसको वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट बनाएं 12, तो वो भी बड़ी खूबसूरत जगह। फिर आप बोटिंग करें,
तो जो हमारी ख्वाहिश थी शुक्र है वो पूरी हुई पूरी कि हो लोग गई। आते हैं एंजॉय करते हैं। और जिस दिन से हमने बनाया था वे बैक इन 2008, और वो दिन और आज का दिन कभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि ये बंद हुआ हो या कम लोग आए हों, मसलसल कामयाब हो रहा है। नहीं, और मैंने एक बार जब विज़िट किया था कुछ साल पहले अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ प्रॉपरली सेटअप लगा हुआ था, शूट्स चल रहे थे मूवीज़ के, वहाँ पर लगे हुए थे, सेटअप्स लगे हुए थे, 2-3 वहाँ पर वो शूट कर रहे थे, और वो इतना खूबसूरत सेटअप था। तो मैंने देख के सोचा कि देखिए माशाल्लाह से इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत है कि उन्होंने सोचा, मतलब आपने इतना हसीन वो बनाया है एक पार्क कि वहाँ पे मूवीज़ शूट हो रही हैं, ड्रामे शूट हो रहे हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद में जो आपने खुद बजाते खुद देखे, जिसमें आपका खुद इंटरेस्ट था कि ये प्रोजेक्ट मैं देखना चाहता हूँ, ये मैं बनाना चाहता कि हूँ? जब हमने शुरू किया था 2006 में, तो हमने सबसे पहले यही लेक व्यू पार्क के साथ साथ फिर हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज बनाया है, जो ये यहाँ पे बिल्कुल पार्क चाइना सेंटर के जी, साथ जी, है। जी। और उसमें भी हमारा प्लान ये था कि कोई ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे हम अपने क्राफ्ट दिखा सकें, जहाँ पे अपना कल्चर दिखा सकें, और वो राउंड द ईयर चलता रहे, और उसमें मिडल मैन ना हो, और कालीन से लेकर कारपेट से लेकर गुड़िया बनाने तक हर किस्म का वो हुनरमंद वहाँ बैठा हो और वो अपनी चीज़ें दिखा रहा हो, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद मैंने बनाए थे टोल प्लाजाज बनाए थे, ताकि इस्लामाबाद की एंट्री और ख़ूबसूरत हो, एंट्रेंस खूब। फिर हमने सैदपुर शुरू किया था, फिर दामने को इम्प्रूव किया था, फिर पीर सुहावा का बनाया था, वाह। फिर 7th एवेन्यू 9th एवेन्यू। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने कंप्लीट किए। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मैं करना चाह रहा था और ना हो सके बिकॉज ऑफ वन रीज़न और द अदर रीज़न। उसमें था मैं जब मेंबर एनवायरनमेंट था तो मैं बनाना चाह रहा था वाटर पार्क शाहदरा में हम बनाना चाह रहे थे विद स्लाइड्स, पानी वहाँ पे काफ़ी था, और दुबई के उसको हम वो करना चाह रहे थे कि सेम उसी जी। पैटर्न पे हम बनाएं। फिर हमारा था फेरिस व्हील, उसका नाम मैंने रखा था सी इस्लामाबाद, और दैट वाज 210 फीट हाइट तक था। हमारा था कि जब ऊपर पहुंचेगा बंदा तो उसको पूरा इस्लामाबाद नजर आया। सो दैट वाज देयर। केबल कार का था, काफ़ी चीज़ें थी जो नहीं हो सकी, बट स्टिल मेरी ख्वाहिश है कि कोई ना कोई आके वो बनाए। आई वॉज राइट ना, जो मैंने अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया कि जो इतना खूबसूरत इस्लामाबाद आज नज़र आ रहा है, तो जो पीछे से करता धरता है वो मेन पर्सन आप ही हैं माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है। तो सर आपका नेचर की तरफ लगाव है, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि आप इतना काम कर रहे हैं ग्रीन एरिया के लिए, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, आपने इसीलिए ये सारा इस्लामाबाद आज इतना हरा भरा है माशाल्लाह। तो आपका खुद नेचर से कोई लगाव है? मेरा बहुत शौक था जी कि मैं इस शहर की ब्यूटिफिकेशन में अपना हिस्सा डालूं, और सबसे पहला जो काम मैंने शुरू किया था वो मैंने शुरू किया था किड्स प्ले एरियाज। उस वक्त हमारे जो चेयरमैन थे कामरान राशिद, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और उन्होंने मुझे स्पेशली इसके नॉमिनेट किया, एक ऑफिसर जो सारे ये काम करे। और उसमें मैंने किड्स प्ले एरियाज जब शुरू किए तो फिर इस्लामाबाद में जगह जगह आपने देखा, फिर वॉकिंग ट्रैक्स हमने शुरू किए, साइकिलिंग ट्रैक शुरू किए, फिर मैंने मल्टीपर्पज़ ग्राउंड बनाए जिसमें हमारा था कि हर सेक्टर में एक ऐसा ग्राउंड हो जिसमें सब गेम्स हों, फुटबॉल हो, उसके अंदर टेनिस हो, बास्केटबॉल हो, ताकि लोग ये ना कहें कि जी हमारे बच्चों को उनके डोर स्टेप पे वो नहीं मिली। एंड देन फाइनली फिर हमने नाइट क्रिकेट का शुरू किया था, लाइटें वाइटें लगाई, फिर 3 इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाए हमने इस्लामाबाद में। ये और बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर पाबंदी लग गई थी, बट दे आर। तो ये सारी चीज़ों का मुझे खुद भी शौक़ था, स्पोर्ट्स एंड कल्चर का मेरा शुरू से ही बड़ा इसके अंदर मेरी दिलचस्पी रही। अच्छा, तो सर आपने घर में भी कुछ हरियाली शरियाली की हुई है कि नहीं? कोई गार्डनिंग करते हैं आप, कोई इस तरह की कोई चीज़? मी टाइम कैसे आप स्पेंड करते हैं आप? मुझे फ़ारग टाइम जो मिलता है तो व्हाट आई डू इज़ अगेन नेचर के साथ मैं घूमता हूँ इस्लामाबाद में, और बड़ी खुशी होती है मैं वो देखते हुए कि जो चीज़ें मैंने बनाई थी और वो आज काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ रूम फॉर मोर इम्प्रूवमेंट। स्पेशली F9 पार्क में मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। हमने उसमें कुछ चीज़ें तो स्टार्ट की थी, क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया था, फिर सिटीज़न क्लब बनाया था जो अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो बहुत सी चीज़ें हो गई हैं और बहुत सी चीज़ें करना बाकी।
जी, तो घर में आपने किया खुद से कोई बागबानी, कोई पौधे शौधे लगाए हों, या घर में भी ये इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ पे ये पूल बनना चाहिए, यहाँ पे मछलियाँ होनी चाहिए, कुछ इस Exactly. किस्म की मेरे कोई घर में चीज़? बड़ी अच्छी एक फॉल बनाई है हमने, और उसके साथ साथ हमने अंगूर की बेलें और प्लांटेशन, और फिर हमने रूफ टॉप के ऊपर बड़ा अच्छा मिनी इस्लामाबाद बनाया हुआ है। ये कह रहा हूँ। एग्जैक्टली मिनी इस्लामाबाद आपके घर में रूफ टॉप पर मौजूद है। टॉप पे मौजूद है, ताकि फिर हम शाम को वहाँ बैठ के और भी इंजॉय। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और अभी और क्या क्या आप सोचते हैं कि यहाँ अगर मैं होता इस्लामाबाद में, इस जगह मैं इसको ऐसे सही कर देता, या इस मैनेजमेंट को मैं इस तरह से ठीक कर देता? कुछ अभी करंटली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे? देखिए जी, इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस्लामाबाद के अंदर, एक तो फॉरेस्ट पार्क की बहुत ज़रूरत है, फिर हमारा जो ज़ू था उसमें एक सफारी पार्क होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरत है, ताकि आप ड्राइव इन जाएं वो करें। एक्वेरियम की बहुत ज़रूरत है, वो इस्लामाबाद में नहीं है। फिर गाइडेड टूर्स की बहुत ज़रूरत है, जो दुनिया में अब जब आप जाते हैं ना, तो आपको सबसे पहले मिलता है जी गाइड मैप, और फिर आप उससे जाते हैं। इस्लामाबाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने एक दफ़ा वो डबल डेकर शुरू की थी, फिर हमने एक ट्रेन शुरू की थी, वो भी कुछ अर्सा। लेकिन व्हाट आई वुड लाइक टू हैव इज़ कि जी ऐसे स्पॉट्स हों खूबसूरत से, और फिर उसके दरमियान ट्रेन चले, डबल डेकर चले, और लोग इसको इंजॉय करें। तो सर अभी मैंने देखा डबल डेकर अभी भी चल रही है, तो वो भी आपकी ही निकाली हुई है, वो वही चीज़ चल रही है? जी एग्जैक्टली, वो उस वक्त हमने स्टार्ट लिया था उसका। और इसी तरह एक ट्रेन थी विद रबर टायर्स, और वो भी यही था कि पूरा फैसल मॉस से लेके फिर आगे ज़ू जाती थी, फिर ज़ू से जाके लेक व्यू पार्क जाती थी। और लेक व्यू पार्क में एक ट्रेन और भी है जो हमने इस तरीके से बनाई, जो पूरा लेक व्यू का चक्कर लगाती है। तो ये चीज़ें कुछ थी, कुछ और होना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, बट आई होप के हो तो जाए। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अगर आपके रिटायरमेंट का टाइम करीब आया और यू वर लाइक स्टिल उस वक्त वर्किंग मोड में थे ना आप, आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो आप जो कह रहे हैं कि जी कंप्लीट होने चाहिए थे, तो वो क्यों नहीं कंप्लीट, क्यों नहीं एक्सटेंड कर दिया गया आपको? इसमें जी बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि काम वही करेगा जिसका पैशन होगा, जिसका इंटरेस्ट होगा। नॉर्मली तो हमारा ब्यूरोक्रेटिक होता है कि जी इस मिनिस्ट्री से उठा के इधर सीडीए में आ गए, तो 2-3 साल बाद किसी और मिनिस्ट्री में जाए, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपना टाइम पास कर रहा होता है। लेकिन वो शख्स जो जिसका इंटरेस्ट होता है, जिसका पैशन होता है, वो फिर बैठता है और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है। एक टाइम था कि इस्लामाबाद में हॉल्स नहीं मिलते थे ड्रामा करने के। हमने इतना ज़्यादा थिएटर, ड्रामा, म्यूज़िक, कल्चरल, तो वो पूरे इस्लामाबाद में हो रहा था। और 15 साल मैंने मारगला फेस्टिवल करवाया, जो हर साल पूरा उसका वेट होता था, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाते थे। तो बस वो वही होता है कि जिसका इंटरेस्ट होता है तो वो उस काम को आगे लेके जाता है। सो आफ्टर रिटायरमेंट आप नहीं कर सकते इन प्रोजेक्ट्स को? जैसे मुझे इतना अफसोस होता है कि आप जैसी शख्सियत, जैसे आपके जैसे और भी लोग हैं जो कि इतने काम करने वाले लोग हैं, इतना उन्होंने पैशनेट होकर इस्लामाबाद के लिए सीडीए के साथ, कानून के साथ डिफरेंट काम किए हैं, और आफ्टर रिटायरमेंट उनके स्किल को यूज़ करना चाहिए मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बजाय इसके कि आपको घर पे बिठा दें। तो आपको एज अ कंसल्टेंट रख लें, आपके अंडर वो प्रोजेक्ट्स कर लें, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दें। नहीं, मैं उससे थोड़ा आगे निकल चुका हूँ। वो काम मैंने एक अपना रोल प्ले किया, एंड नाउ आई एम आई एम हेडिंग टूवर्ड्स सम मोर थिंग्स। तो आई एम नाउ कंसल्टेंट विद NLC। मैं आजकल अपना जो कर रहा हूँ लिटिगेशन वाला काम, अब इस काम में भी आर्बिट्रेशन वाला जो काम है ये भी बिल्कुल इग्नोर्ड है। आपको पता है कि लिटिगेशन में हम जब जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, तो सालों साल हमारे केसेस चलते रहते हैं, या आपस में सिबलिंग्स में, बाप बेटा में, हस्बैंड वाइफ में छोटे आपस में तलखियाँ आती हैं और वो बिल्कुल रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। मैं उसके ऊपर आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है कि मैं उनमें मीडिएशंस कराऊँ, उनको बिठाऊँ, आपस में सुलह कराएँ, ताकि वो जो केसेस वहाँ फंसे हुए हैं लोग बाहर आएँ और बाहर आके अपने इश्यूज रिजॉल्व करें। सर ये बताइए, खाने पीने का शौक कितना है आपको, या खाना पकाने का शौक? सिंस आई एम फ्रॉम पेशावर, सो खाने पीने का मुझे बहुत शौक है। मैं समझ गई अब आगे बिल्कुल। और मैं आई एम फॉन्ड ऑफ देसी, और मुझे कढ़ाई, शिनवारी, दुम्बे, एग्जैक्टली, दम पुख्त वगैरह, आई लव इट।
और चीज़ें भी करते हैं चाइनीज़ वगैरह, लेकिन मेरे अपने शौक की चीज़ें वही हैं। तो सर पेशावर से ताल्लुक़ है तो फिर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है मेरा ख्याल है। जब कोई कहता है मैं पेशावर से हूँ तो जो हमें उसका टेस्ट समझ आ जाता है, दुम्बे और वो दम पोक और इस तरह की चीज़ें बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। अच्छा, लो स्पाइसेस होते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं होते, इजीली आप उसको बना भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शेफ़ और भी हैं जो कि रेसिपीज़ बताते हैं, बल्कि हमारे यहाँ जो एक सेगमेंट है हमारे पास होते हैं शेफ़ तौकीर साहब जो कि बड़े मज़े के खाने बनाते हैं। कभी पेशावरी कढ़ाई, तो कभी पंजाब के कुछ देसी खाने, कभी कॉन्टिनेंटल। उनके हाथ में जादू है। और सबसे कमाल की बात ये कि बड़े कम टाइम में वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ बना देते हैं और विद प्रेजेंटेशन। सो आपको भी लिए चलते हैं, थोड़ा सा आप भी सीखें उनसे। हमारे यहाँ जो आते हैं हम ज़रूर उनको दिखाते हैं कि आज जो है वो क्या तैयार किया है। और नाजरीन, मेरे ख्याल से आप सीधा जाइए शेफ़ तौकीर के पास और देखें कि आज वो क्या बनाने वाले हैं, देसी की, कॉन्टिनेंटल के, चाइनीज़। उसके बाद लीजिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आइएगा और हम यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ़ तौकीर, मेरे साथ है शेफ़ साहिल। आज की बड़ी खूबसूरत सी रेसिपी आप लोगों के लिए हमने जो सिलेक्ट की है उसका नाम है इटालियन स्टफ्ड चिकन ब्रेस्ट। इसकी करने की वजह यह है कि आगे गर्मी आ रही है और बच्चों की स्कूल में छुट्टी भी होगी, तो आपको घरों में ऐसी रेसिपी चाहिए जो बच्चे इंजॉय करें और आपके साथ जो दूसरे गेस्ट घर में वो भी इसको इंजॉय करें। तो इस रेसिपी को बनाने के 2-3 स्टेप्स हैं जो इस शो में हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से हम आपको दिखाएंगे अगर आप उनको फॉलो करें तो कोई वजह नहीं कि घर में एग्जैक्टली ऐसे ना बने जैसे हम इस शो में बनाएंगे। एक तो ये है कि हमारे शो में कोई कटिंग नहीं होती है हमारे शो की, क्योंकि जिस तरह से हम बनाते हैं इसी तरह से शो आपकी स्क्रीन में आपके सामने होता है। अगर आप इसको फॉलो करें, अगर आप इसके बाद अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप जाके यूट्यूब से भी इस शो को उठा सकते हैं। तो आज की इस रेसिपी के लिए सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो ये चिकन ब्रेस्ट है। अब इसको हमने थोड़ा सा हैमर किया है। ये आप देख रहे हैं कि ये चिकन ब्रेस्ट जो है इसको लेके अपने घर में इसको थोड़ा सा मामूली सा लेके कपड़ा नीचे रख के उसको हल्का हल्का इसको हैमर करना है। हैमर करने के बाद इसकी जो थिकनेस है इसको आपने इस तरह से पतला करके, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि हमने इसमें जो चीज़ें इसमें स्टफ करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो हमारी ब्रेस्ट है ये थोड़ी सी ना थिन हो। तो एक तो ये चीज़ थी जो दिखानी थी, और ये देख लें कि इसमें कोई बोन नहीं है, इसे प्योर बोनलेस ब्रेस्ट। अब इसके बाद हमने जो चीज़ दिखानी है आपको कि वो इसकी रेसिपी है। 2 चीज़ें इसमें, एक तो रेसिपी हमने आपके साथ शेयर करनी है, स्क्रीन पे होगी, आपने इसको लिखना है। अब बनाने का तरीका बड़ा आसान है, मैं साहिल को साथ लेके आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ कि इसको हमने किस तरह से रोल किया है और फिर इसके सामने हम आपको बना के डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। तो साहिल, हमने सबसे पहले मोज़रेला चीज़ लिया। जी सर। ठीक है जी। मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वो थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि हम लोग जो अपना चीज़ है वो हम दुबई से इसको इंपोर्ट करते हैं और इसकी ज़रा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये चीज़ हमने लिया, लेने के बाद हमने इसको ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ है। हो सकता है कई दफ़ा लोग देखते हैं स्क्रीन पे कहते हैं जी हाँ शेफ़ ने ग्लव्स नहीं पहने, क्योंकि हम किचन में काम करते हैं तो हम हर काम कर रहे हैं अपने हाथ को धो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रेटेड चिकन लिया, चीज़ लिया। चीज़ में अब हम इसमें हैलोपिनियो जी सर जी, इसकी क्वांटिटी कितनी आपने डाल दी है वो आपकी रेसिपी में लिखी है। लेकिन एक और बात है, अगर शेफ की रेसिपी में कोई चीज़ लिखी हुई 10 ग्राम तो लाजमी नहीं आपने उसको 10 ग्राम ही फॉलो करना है। उसके लिए कि अगर आप उसको टेस्ट में किक चाहते हैं तो थोड़ा सा उसको बढ़ा दें, अगर आप कहते हैं कि थोड़ा सा नॉन स्पाइसी हो तो उन चीज़ों को थोड़ा कम कर दें। तो ये चीज़ें जो हम आपको गाइडलाइन देते हैं रेसिपी की वो इसीलिए होती है कि आप उसको फॉलो करें, लेकिन अगर आपका टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो फिर आप उसको उस तरीके से आप जो है ना अपनी रेसिपी को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लैक मशरूम जी। अब आप ये देखें कि हमने दोनों चीज़ों को हमने प्रॉपर्ली चॉप किया। मशरूम के साथ हमने उसको हैलोपिनियोस, जिसे पाकिस्तान में जैलोपिनियो भी कहते हैं क्योंकि वो उसके साथ जे लगा शुरू में, प्रोनाउंसिएशन में ये हैलोपिनियोस है। फ्रेश मशरूम, डब्बे वाला मशरूम भी चलेंगे।
चल तो जाएंगे, लेकिन ये है कि फिर वो जो मजा है ना आपकी रेसिपी का, आपको खाने का, वो जो डब्बे वाले मशरूम है उसमें वो बिल्कुल मजा नहीं है। ये जो हल्की सी क्रंच आप इसकी मशरूम की लेंगे, वो इसके लिए जरूरी है कि बाजार से जाके आप इसको फ्रेश लेके आए, फिर आप प्रॉपर्ली इसको चॉप करें। आप इनको मिक्स करें। हम ये शो जो है बिल्कुल ओपन में कर रहे हैं, जंगल हमारे पीछे है बिल्कुल, और पीछे गांव है, तो इसलिए अगर आप हमारे शो में कोई चीज उड़ती हुई देखें तो समझ लें कि ये इसलिए है कि हम लोग ओपन में ये शो कर रहे हैं। जी, अब इसके बाद हमने जी अब जो ब्रश हमने हल्का सा हैमर किया था, तो थोड़ा सा देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि बाकी तो आपने घर में हाथ बंदे को पता है कैसे करना है इसको, कि हमने इसको जो मिडल में इसकी लेयर जो है ना, हमने इसकी जो इसकी फिलिंग है हमने बिल्कुल मिडल में रखी है, क्योंकि जब आप रोल कर रहे हैं अगर इसी मिडल में नहीं होगी तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी जो फिलिंग है जिसमें चीज़ है, मशरूम है, हैलोपिनियोस है और ब्लैक ऑलिव है, ये उसमें से निकल जाएंगे और आपकी प्रॉपर इसकी ग्रिप नहीं बनेगी। तो जरा प्लीज कीजिएगा इसको। और इसी तरह से मैंने आपको इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आप जितनी आपको जरूरत होगी वो आप जो है इसको ये जो आपकी ब्रेस्ट है उतनी आप बना सकते हैं, 1 2 4 5 7 जितनी भी आपको चाहिए। लेकिन ये रोल करते हुए देखिएगा जरा, जैसे हम सुशी नहीं बनाते, आपने देखा अगर किसी ने सुशी खाई हो तो वो जब उसको रोल करते हैं, रोल करते हुए उसकी ग्रिप बनाते हैं। इसी तरह जब हम इसको बना रहे होते हैं तो हम इसको बनाते हुए हम इसकी रोल को ग्रिप करते हैं इसको, और फिर हम इसके बाद इसको जी अंडे की जर्दी ली हमने, अंडे की जर्दी लेके उसको फिर उसमें से हमने जो अपनी ब्रेस्ट है चिकन की जिसकी हमने फिलिंग की हुई है उसमें रखने के बाद उसको अच्छी तरह से उसमें रोल किया। अच्छा, ये जो चीज अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है ब्रेड क्रम्स, बाजार से मिल जाते हैं। अगर ना मिले हैं तो घर में जो ब्रेड पुरानी हो आप उसको लेके कूट लें या उसको चॉप कर लें, 1 of the 2 करने के बाद उसको कहते हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये हम जो बाजार से पैसे अगर आपके पास ज्यादा तो जरूर लें, वरना यह है कि आपके पास जो ब्रेड बचती जाए वो जैसे आप डबल रोटी भी कहते हैं तो, या जिसके उसके बाद के किनारे हैं वो आप देखते होंगे कि अक्सर लोग उसको बचाते हैं फिर पिंडों को डाल देते हैं। अगर आप उन्हीं को ले लें और उनको जो कूट लें, कूटने के बाद ये ब्रेड क्रम्स है आप देख रहे हैं जी। ये हमने एक तो बिल्कुल आपके सामने हमने इसको बनाने के बाद बकाया जो 3 पीस है हमने पहले से बना के रखे हुए थे, लेकिन मेथड हमने दिखाया आपको कि किस तरह से हमने इसकी जो है फिलिंग बनाई है, क्या क्या चीजें उसमें डाली हैं। डालने के बाद ये हम साइड पे रख लें और फिर ये कि अगर आप चाहें तो इनको फ्रिज में रख लें और जब भी कोई गेस्ट आए उसमें से 1 पीस निकाला और जो बाकी का मेथड हमारा अभी आपको दिखाते हैं जी। अब हमने अपना ऑयल जो है इसको लो हीट पे रखा हुआ था और ये मुकम्मल गर्म है। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि ऑयल जो है थोड़ा सा ये गर्म है। ऑयल को चेक करने के 2-3 तरीके होते हैं कि कितना गर्म है। अक्सर खातून घरों में आप देखते हैं हल्का सा पानी का छींटा मारते हैं तो देख रहे हैं ये ऑयल गर्म है कि नहीं है। चले ये लीजिए। अगर ऑयल ठंडा हुआ
उसमें अगर आपने इस ब्रेस्ट को जो स्टफ्ड है इसको उसमें डाला तो फिर ये होगा कि जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक जो है ना आपकी जो ग्रिप है उसकी ना ब्रेस्ट की वो खुल जाएगी। तो बड़ा जरूरी है कि जैसे आप देखिए, जैसे हमने रखा जो इसमें बबल्स बन रहे हैं जैसे ऑयल में, वो आप देख रहे हैं कि एक वक्त के सारी, क्योंकि पानी हमारा ऑयल जो था वो एक हद तक गर्म था ये साल। फिर आप इसको और एक और चीज दिखाएंगे बड़ी मजेदार सी हम अपने सामने को। ये देखिए कि जैसे ही हमने इसको रखा तो ये जो है गोल्डन ब्राउन, ये देखें अभी ये बनी नहीं, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी जो है गोल्डन ब्राउन बन गई है। ये करें आपने इनको जब रोल कर रहे हैं, जब आप इनको इनकी साइड को चेंज कर रहे हैं तो बड़ी एहतियात कीजिएगा कि आपने कोई तीखी चीज भी इसको जो है ना चिकन को लगा ली जिससे ये खुल जाए। अब तो खैर ये अब ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ये उसको हमने प्रॉपर्ली फ्राई कर लिया। और मेक श्योर करना कि अब ये अंदर तक ये कुक हो। और उसका तरीका ये है कि जैसे ये प्रॉपर्ली गोल्डन ब्राउन हुआ और ऑयल एक हद तक, जैसे हमने इसको टेम्परेचर इसका रखा होता है, तो अगर आपके पास थर्मामीटर है तो उसको 350 पे चेक कर ले आप इसको। मैं थोड़ी सी इसकी हीट कम करूंगा। तो जैसे ये डार्क गोल्डन ब्राउन होगा आपने इसको उतार लेना है। मैं इसको इसमें ये घरों में अक्सर ये हमारे जो यूटेंसिल्स नहीं होते, अगर नहीं है तो इसकी निकाल के आपने ब्राउन पेपर पे या अखबार पे ऐसी चीज पे जहां पे ये ऑयल इसका जज़ब हो सके। बड़ी एहतियात से आपने आप देख रहे हैं कि ये देखिए इसमें से जो चीज है वो भी इसमें से निकल रहा है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहां पे रहने दूंगा, आप इसको उतार लें। हमने उसको साइड पे निकाला। मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इसको आपने पानी रहने देना ताकि ये ड्रेन हो जाए। इसमें जो अगर एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा सा होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि वो अदरवाइज इसमें निकालने के बाद उसमें ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने अब इसकी सॉस तैयार कर दी हमने, जो उसको बना के हमने फाइनल हमने आपको प्रेजेंट करना है। उसके लिए हमने सॉस बनानी है। तो साहिल हमने ये फ्रेश बटर लिया। फ्रेश का मतलब ये है कि असली वाला। ये क्या डाल रहे हैं आप? शॉप गार्लिक हमने, और ये चॉप करके आप जो है ना आप रख सकते हैं इसको फ्रिज में। मैं हमेशा अपने और जितने भी रेशोज होते हैं बताता हूँ कि गार्लिक, जिंजर, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप इनको जो जार है जार में रखें। करने के बाद आप इनको जो है ना आप उसके बाद जब आपको जरूरत पड़े वहाँ से निकाला और यूज़ कर लिया, तो ये फ्रेश भी रहेगा और उसका टेस्ट भी जो है बरकरार रहेगा। इसके बाद से फ्रेश जी जी, आपने देखा होगा हमने इसकी जो स्टफिंग थी उसमें भी मशरूम को यूज़ किया था। ब्लैक ऑलिव, और आप इसकी जो सॉस बना रहे हैं
ये बड़ी जबरदस्त किस्म की रेसिपी है। आप मुझ में अगर इसको मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप इसको जरूर घर में ट्राई करें। आप देख रहे हैं कि हमने जो चीज इसकी स्टफिंग में यूज की थी सोया चीज के, हमने वो चीजें दोबारा बटर में हम इसको थोड़ा सा, मेरा पैन हल्का सा कम गर्म है तो मैं जरा थोड़ी सी हीट को मैंने बढ़ाया। अब उसके बाद जी ये सारी चीजें हमारी रेसिपी में है। इसे धला मिर्च भी बोलते हैं। अब क्रश की हुई मिर्च और ये पाउडर, चिकन पाउडर, जी सर। हल्का सा नमक, सब टाइम ओरिगानो, ये है जी ड्राई ओरिगानो। उसके बाद सर दूध डालेंगे। 1 कप हमने इसमें दूध, और ये क्रीम। अच्छा, क्रीम आपने कोशिश करनी कि ब्रांडेड क्रीम हो, बाजार से लें। और क्रीम में स्मेल ना हो। ये छोटी सी नुस्खे हैं जो बड़े जरूरी हैं आपके लिए। उसके बाद सर हनी ऐड करेंगे। ये हमने देखे जो चीजें हमने पहले ली, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे, लेकिन कुछ जब हम सबको हमने इसमें डाला उसके बाद हमने दूध पहले डाला, दूध के बाद आपने क्रीम ऐड करनी, क्रीम पहले नहीं ऐड करनी। इससे पहले ये है कि वो जो है अगर आपने क्रीम पहले ऐड की और प्रॉपरली वो टेम्परेचर ज्यादा हो तो फट जाएगी। तो इसलिए पहले हमने मिल्क, और मिल्क के बाद हमने क्रीम, और उसके बाद हमने उसमें हनी डाला, मस्टर्ड, ये मस्टर्ड पेस्ट ऐसे कहते हैं। और साथ साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है। ये साथ साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है। और ये जैसे साहिल देख रहे हैं कि आपके सामने इसके बबल्स बड़े हों। अगर ये ज्यादा हीट लगेगी ना इसको तो इसके बबल्स बड़े होंगे। इसके बबल्स आप देखते हैं, अगर आप उसको लो हीट पे करेंगे तो बबल्स सुकड़ते जाएंगे इसके। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ा जरूरी है कि आपको घरों में इस चीज का पता हो कि ये ना हो कि कोई आपकी क्रीम या आपके दूध की वजह से जो आपकी सॉस है वो फट जाए। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप इन चीजों को, और जैसे ही आप देखें कि ये इसकी रिडक्शन शुरू हुई है कि वो इतने से इतनी कम हुई तो आप उसके साथ हीट को भी कम करें। लेकिन यह है कि इसकी थिकनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमने इसको डालना है इसके ऊपर हमने जो बनाया अपना चिकन ब्रेस्ट, तो ये असल जो मजा है ना उसका तो है ही, उसका तो क्रंच। लेकिन ये जो सॉस है ये समझ लें कि इसकी बैकबोन है पूरी डिश की। अब जिस स्टेज पे भी हम हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी उठा सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। लेकिन ये कि मैं जरा थोड़ा सा इसको और रिड्यूस कर लूँगा, और रिड्यूस करने के बाद फिर जो है ना जब इसमें ये देखिए इसकी अभी थोड़ा सा, तो अगर आप गेस्ट को भी खिलाएंगे, बच्चों को, या खुद आप देखेंगे कि ये जो इसकी सॉस है ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसकी आधा टेस्ट से सॉस का इसमें। साहब देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो है वो उसको स्टर कर रहा है, इसको अपनी जो। और दूसरा ये कि अक्सर लोग ना, हम ये देखिए लकड़ी की है आप जो हम अपना यूज कर रहे हैं अपना, इसको घर में डोई भी बोलते हैं। घर में ये डोई तो नहीं है, हम इसको स्पून बोलते हैं लकड़ी का। तो ये आप ना इसको यूज करें बजाय इसके कि आप लोहे का जो है ना स्पून वो यूज करें। और मेक श्योर कि आपकी सॉस जो है ना पेदे के साथ लगे ना। वो कहते हैं ना घरों में कि फलां चीज लग गई है, तो वो इसीलिए कि जब आपके सर पे नहीं होते तो दूध और क्रीम जो होती है वो बड़ी जल्दी से ना वो पेंदा पकड़ती है। तो इसलिए आप जब तक ये सॉस बनानी है तो आपने सॉस
और मेरा कैमरा में हंस रहा है कि उसको अपनी कुछ सॉस याद आ रही है, ये सॉस है तो मैं वो सॉस की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत सॉस बन रही है हमारी जी। अब इसको जब ये बन जाए तो आपने इसको जो है इसके ऊपर पोर करना है। ये देखें, हम लोग 4 पीस बनाए थे। क्या बात है। अब कैमरे पे आप इसकी स्मेल नहीं जो है ना फील कर सकते, इतनी खूबसूरत स्मेल, इतना अच्छा माहौल है। और सॉस जितनी भी आप इस पे डाल लेंगे वो कम है। मैंने 4 पीस बनाए हैं। अक्सर आप ये रेस्टोरेंट में अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 2 चिकन ब्रेस्ट देंगे वो। बाकी मैं सेव कर लूंगा, जब मैंने अगली दफा बनानी होगी तो मैं ये सॉस तब इस्तेमाल करूंगा। तो आज की ये रेसिपी, खूबसूरत सी रेसिपी, इसके ऊपर हमने जो है हल्का सा ड्राई ऑरिगेनो, मामूली सा, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसके ऊपर बेसल, ग्रीन मिंट्स, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनाब आज की ये खूबसूरत सी इटालियन स्टफ्ड चिकन ब्रेस्ट हमने आपके लिए बनाई। आई होप यू लाइक इट। थोड़े से इसके स्टेप्स हैं जो आपको शो में वॉच करने के बाद अगर फिर कोई चीज़ मिसिंग हो तो आप यूट्यूब से उठा लीजिएगा और घर में बनाइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो इसकी फीडबैक दीजिएगा। अगले शो तक के लिए मुझे और साहिल को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा कि क्या ज़बरदस्त उन्होंने आज रेसिपी शेयर की है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया क्योंकि ऐसी चीज़ें वो बनाते हैं कि बस मैं तो ये सोचती हूँ कि जो आज वो उन्होंने बनाया मैं घर जाके वही बनाऊँ। सर आपने देखा क्या ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी, क्या ज़बरदस्त खाना था। खैर आपको तो कम ही पसंद आएगा क्योंकि पेशावर वालों के अपने टेस्ट और अपनी चीज़ें होती हैं। इनके पास जब भी जाता हूँ तो स्पेशली मैं इनको वो करता हूँ, अब डिमांड करता हूँ कि आई वांट दम पोक, आई वांट कढ़ाई। वो इनके बहुत अच्छी बनाते हैं। मतलब आपके भी दोस्त हैं शेफ तौकीर साहब, सबके दोस्त हैं। मतलब माशाल्लाह से उनका जब से इन्होंने शुरू किया तब से हमारी दोस्त। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर अभी हम जब खाने की बातचीत कर रहे थे उससे जस्ट पहले हम आर्बिट्रेशन और मेडिएशन की बात कर रहे थे, तो मैं ज़रा सा चाहूँगी कि इसको आप डिटेल में बताइए और उसमें आपका क्या रोल है वो भी ज़रा आप बताइए। देखिए जी, इसमें मेनली मैंने थोड़ा पहले भी आपको बताया था कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR इज़ द अल्टरनेट वे ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। हम कोर्ट से बाहर डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। लिटिगेशन का तो आपको पता है, कोर्ट में चले गए, वकील गए, केस चलते रहे वगैरह वगैरह। हम चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ें जिसमें छोटे छोटे डिस्प्यूट भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, उनको अगर आप कहीं और जगह बैठ के किसी अच्छे माहौल में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके, तो उसको हम कहते हैं ADR। उसमें आपका शुरू करें तो आर्बिट्रेशन सबसे टॉप पे है। और आर्बिट्रेटर जो होता है ही इज़ अपॉइंटेड बाय आइदर द पार्टीज़ और बाय द कोर्ट। और आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है जिसे हम अवॉर्ड कहते हैं, दैट इज़ बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। वो डिसीजन नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो वेल रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं, वो नहीं चाहती कि हम कोर्ट में जाएं। तो व्हेन दे आर राइटिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें फिर वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की क्लॉज डालते हैं कि अगर कभी हमारा आपस में डिस्प्यूट हुआ तो हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट वी विल गो टू एन आर्बिट्रेटर, और वो आर्बिट्रेटर वो मिल के डिसाइड करते हैं। तो उसमें एक तो टाइम जल्दी हो जाता है, इकनॉमिकल हो जाता है, ख़र्चा पैसे कम लगते हैं उसके अंदर, और फिर चूँकि दोनों ने अपॉइंट किया होता है तो वो डिसीजन भी एक्सेप्टेबल होता है दोनों को। फिर मेन चीज़ है कि उस पर अपील पे भी नहीं जा सकते और दूसरे कोर्ट में नहीं जाएंगे। जो डिसीजन हो गया दैट्स द फाइनल। तो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और थाना कचहरी भी नहीं जाना पड़ता। तो लोग ज़रा उसको, अब इसमें सेकंड उस पर आ जाता है मीडिएशन।
मीडिएशन के अंदर ये है कि अगर दो पार्टीज़ हैं, उनमें किसी बात पे डिस्प्यूट आ गए तो थर्ड पर्सन को बिठाएंगे जो उन दोनों के साथ बैठ के उसको रिजॉल्व करेगा और उनको आपस में उनकी सेटलमेंट करा देगा। इसी तरह कंसिलिएशन है, उसमें भी इसी तरह दोनों पार्टीज़ के साथ तीसरा बंदा बैठ जाता है। फाइनली इज नेगोशिएशन, उसमें कोई भी नहीं होता, हम आपस में नेगोशिएट कर लेते हैं। तो बहुत सी जगह पे ये बड़ा वेरी सक्सेसफुल कि जिस सिबलिंग्स में झगड़ा हो गया है तो उनको बिठाते हैं तो वो एक किस्म का ईगो प्रॉब्लम होता है, नहीं जिसने मुझे ये कहा था, उससे कहते हैं जी इट्स ओके, जो हो गया तो अब रिजॉल्व कर लेते हैं, तो रिजॉल्व हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी बातों में झगड़ा, वो ले गई बच्चे ले गई, वो बेचारा बैठा रो रहा है, तो उनको बिठा लेते हैं आपस में। तो इस लिहाज से ये बड़ा कामयाब है कि हम कोर्ट से बाहर मिल के बैठ के इनको रिजॉल्व कर सकते। तो ये कौन हो सकता है, मतलब जैसे दो कंपनीज जो हैं, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट है या कोई चीज़ किसी दो इंसानों के दरमियान हो जाता है, तो भी कौन साहब या साहिबा होती हैं जिनको आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया जाता है? क्या उसके पीछे कोई मतलब कोई डेजिग्नेशन होती है किसी बंदे की, लाइक कोई प्रोफाइल होता है ख़ास के जी यही है वो बंदा या बंदी हो सकती है, या आप किसी को भी ऐसे अप्रोच करके बना सकते हैं? देखिए, दो बातें होती हैं। एक बात तो होती है कि लीगल चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे प्रोसेस क्या होगा। क्लेमेंट आएगा वो अपना क्लेम जमा कराएगा, फिर डिफेंडेंट आएगा वो अपना रिप्लाई जमा कराएगा, फिर हम उनके आपस में इश्यूज़ फॉर्म करते हैं, इश्यूज़ के बाद फिर एविडेंस कराते हैं, यानी काम वही होता है जो कोर्ट में हुआ है। तो इसलिए एक तो लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए, फिर केस की नौइयत क्या है। अगर तो किसी रोड का है, किसी बिल्डिंग का है, तो इंजीनियर जो है उसको लाना चाहिए। किसी हॉस्पिटल्स का है उसका है, तो उसकी मेडिकल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो मुझे ख़ुद ज़्यादातर केसेस जो मिल रहे हैं वो कंस्ट्रक्शंस के और कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं, बिकॉज आई एम सिविल इंजीनियर एज वेल एज लॉयर। तो इस तरीके से जिसके पास नॉलेज होती है वो शख्स जो होता है वो आर्बिट्रेटर बनता है। और सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, आपके प्रोफाइल में इंजीनियर भी हैं आप, लॉयर भी हैं, हर चीज़ माशाल्लाह से जो है इसमें लिखी है, तो मेरे ख्याल से हर इंसान आपको ही मुकर्रर करता होगा उसके लिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मसला है जी, ये साहब मौजूद हैं। वी हैव अ नंबर ऑफ वो, स्पेशली जो जजेस होते हैं ना, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, वो ये फुल टाइम करते हैं, या वो फुल टाइम कर रहे हैं या हम लोग फुल टाइम कर रहे हैं। बाकी जो लॉयर्स हैं वो इस अपनी लिटिगेशन करते हैं, जहाँ कहीं उनको मौका मिलता है तो वो आर्बिट्रेशन में भी आ जाते हैं। बट मीडिएशन के लिए सिर्फ आपकी नॉलेज होना ज़रूरी है, आपका टेम्परामेंट अच्छा होना ज़रूरी है, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए लोगों के साथ बैठ के और बातें उनको मनवाने की, तो वो कोई भी हो सकता है। सो इनको अप्रोच कैसे किया जाए जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं? मैंने बताया ना, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि दोनों पार्टीज़ मिलके बैठती हैं जिनका आपस में डिस्प्यूट होता है, और वो किसी एक बंदे पे इत्तेफाक करती हैं। वो खुद मतलब चूज दोनों करती चूज हैं, करते वो खुद चूज हैं। तो करती पता हैं। होता है कि जी कौन कौन आर्बिट्रेटर है फेमस, अच्छा। उनमें से एक कुछ सिलेक्ट, जैसे लॉयर आप सिलेक्ट करते जी हैं, जी जी। या फिर कोर्ट करता है, तो कोर्ट फिर डिसाइड करता है, उनके पास भी नाम होते हैं कि कौन कौन जो हैं करते रहे हैं या कौन कौन अच्छे हैं, तो कोर्ट फिर अपॉइंट कर देती है आर्बिट्रेटर को। आर्बिट्रेटर एक भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं सोल आर्बिट्रेटर, और हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी बना सकते हैं। ट्रिब्यूनल में 3 बंदे होते हैं, तो दोनों चीज़ें कोर्ट डिसाइड करती है। कोई खातून भी हो सकती हैं, कोई मर्द भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। सर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ड्राइव कहाँ से हुआ? क्योंकि देखें ऑलरेडी पुलिस है, कोर्ट है, काम तो कर ही रहे थे, तो ये कहाँ से ड्राइव होकर ये आइडिया निकला कि जी ये भी होना चाहिए? आइडिया ये वहाँ से निकला कि लिटिगेशन में जो आपके केसेस पड़े हुए हैं, अगर आपको पता चल जाए कि कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, देयर लैक्स ऑफ केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो फिर ये आइडिया निकला कि क्यों ना जो ऐसे केसेस हैं जिनमें आपस में रिजॉल्व कर सकें और किसी के साथ बैठने से हो सके, तो हम ये केसेस उनको दें ताकि जल्दी जल्दी केसेस ख़त्म हो। वहाँ से आइडिया निकला, और फिर ये अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा, वहाँ तो 60-70% केसेस आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व होते हैं। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अभी भी इतना वो नहीं है, हालांकि जो है गवर्नमेंट ने इसको वो किया हुआ है, क्योंकि आप 89A के थ्रू भी जा सकते हैं, फैमिली लॉस के अंदर भी जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन होती है हर जगह, लेकिन फाइनली इसको हर केस को
मैंडेटरी जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ, जो हम चाह रहे हैं कि वो हो जाए। मतलब आप चाह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो उसके ऊपर, Implement। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसे क्या रीजंस हैं? हालांकि ये इतनी अच्छी एक फैसिलिटी है कि इसमें आपके पैसों की भी बचत है, बिल्कुल। इसमें एनर्जी, टाइम, सब चीज़ें आपकी वेस्ट होने से बच रही हैं, तो फिर बिल्कुल। इम्प्लीमेंट तो फ़ौरन हो जाना चाहिए था इसके एग्जैक्टली ऊपर। जी, बस वो टाइम लगेगा, लोगों का थोड़ा सा मेंटल और वो उनका नहीं है। बहुत से लॉयर समझते हैं कि इससे हमारी वो ख़त्म हो जाएगी, हम कोर्ट्स में वो नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं फॉर श्योर कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स आपको 50% केसेस थ्रू आर्बिट्रेशन करने पड़ेंगे। सर देखें, आपने बताया कि लॉयर्स भी जो है वो आर्बिट्रेटर हो सकता है ना, और तो फिर लॉयर्स की तो ये काम की बात है कि वो चाहे इधर कोर्ट में मुकदमा लड़ें या यहाँ के फीस तो दोनों में उनको मिल रही है, तो उनको तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ प्रॉब्लम होनी आपकी बात चाहिए। बिल्कुल सही है। और लॉयर सिर्फ ये नहीं कि आर्बिट्रेटर बनते हैं, जो दो पार्टीज आती हैं ना आर्बिट्रेटर के पास, तो दोनों के अपने काउंसल्स होते हैं, दोनों के अपने लॉयर्स होते हैं, और वहाँ उनकी फ़ीस भी अच्छी होती है और उनको मौका भी ज़्यादा अच्छा मिलता है काम करने का, और अच्छे माहौल में। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा पॉपुलर करने की ज़रूरत है। हो जाए। कैसे पॉपुलर हो सकता है? आप थोड़े से कुछ टिप्स बताएं कि कुछ क्या हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है आपकी बात जो है वो सुन ली जाए। देखिए, सबसे पहले अवेयरनेस, ठीक है, लोगों को एक बार ये वो हो जाए कि जी हमारे इश्यूज़ जो हैं, मैंने एक आपको बात बताई ना कि जो बड़ी फर्म्स हैं, जो अच्छी वेल रिप्यूटेड फर्म्स हैं, वो कभी नहीं ये चाहेंगे कि उनके नाम कोर्ट कचहरी में बुलाए जा रहे हों, तो उनकी कोशिश यही होती है कि आप आर्बिट्रेशन के थ्रू जाएं। तो इस तरीके से बाकी लोग भी जिन जिन के सॉल्व हो रहे हैं वो आगे वर्ड ऑफ माउथ लोगों को बता रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने ADR सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। मैंने ख़ुद अभी एक ADR सेंटर बनाया है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जहाँ पे कोई भी आ सकता है और आए और अपने मीडिएशन करवाए। तो थोड़े से अरसे में इंशाल्लाह ये काफ़ी पॉपुलर हो जाए। सर, आप हर थोड़ी देर में कहते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, तो लोगों को हम बताते हैं कि हम मेकअप रूम में जब बैठे हुए होते हैं तो हमारे डिस्कशंस चल रहे होते हैं, और हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन देने के लिए या कंफर्टेबल करने के लिए गेस्ट को और होस्ट को एक दूसरे के साथ, तो हम ये डिस्कशन जारी रखते हैं, वरना लोग सोचेंगे कहाँ सर के ने हर बात में इसको बताया है। ये मैंने अभी बताया था, अभी आपके इंटरव्यू में बताया था। और दूसरी चीज़, मुझे एक और बात जाननी है, इतना मसरूफ़ होते हैं और अभी भी आपने कहा कि आफ्टर रिटायरमेंट भी आपके काफ़ी सारे प्लान्स हैं, कुछ टीवी ड्रामों या म्यूज़िक सुनने का वक्त मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है, और मेरा रात को आफ्टर 11 till 1 o'clock आई एम विद माई iPad with music, dramas, comedy plays, साथ साथ अपना कोई आर्बिट्रेशन का कुछ एक वो भी हो जाता है, बट आई इंजॉय, क्योंकि उस वक्त और कोई नहीं होता, मैं अकेला होता हूँ और मैं उसको इंजॉय करता हूँ। अच्छा, वो 11 बजे के बाद सर अवेलेबल नहीं होते हैं, सब सुन लें 11 से 1 तक उनका मी टाइम होता है और वो iPad के साथ होता है। तो किस किस्म का आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं? आई लाइक गज़ल्स, और मुझे मेहदी हसन, अपना नुसरत फ़तेह अली ख़ान, और ये लोग ज़्यादा पसंद हैं। और आजकल फिर उसके बाद किशोर एंड वो वाला जो एक दौर आया था, उनके गाने बहुत पसंद हैं, तो आई एंजॉय म्यूज़िक। तो जो प्रेजेंट इस वक्त हमारे सिंगर्स हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल्स हैं, उसमें से कौन पसंद है? प्रेजेंट जो चल रहे हैं, आतिफ असलम माशाल्लाह इज़ डूइंग गुड, फरिया परवेज़ उसके अच्छे हैं, वो भी अगर बाबा बुल्ले शाह को गाए तो देन आई लाइक इट, एंड आई लाइक सूफ़ी म्यूज़िक। अच्छा, मतलब मोस्टली आपको भी सूफ़ी म्यूज़िक और गज़ल और इसी तरह से पसंद है। पुराने म्यूज़िक में और आजकल के म्यूज़िक में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? जो डिफरेंस मुझे नज़र आता है वो ये कि एक तो उनके जो लिखे होते थे ना सॉन्ग, वो बहुत कमाल के होते थे, विद म्यूज़िक बहुत कमाल के। फिर वो अच्छे सिंगर, अब मेहदी हसन दूसरा तो नहीं आएगा, ग़ुलाम अली भी दूसरा नहीं आएगा, नुसरत फ़तेह अली भी दूसरा नहीं है, मैडम नूरजहान भी नहीं। तो इन लोगों ने जो गाए हुए हैं वो एक याद रह गई है और एक यादगार गाने रह गए, तो वी इंजॉय दैट म्यूज़िक। तो जो करंट म्यूज़िक है आजकल, आपको पता है आपको पाकिस्तान में माशाल्लाह से टैलेंट की कमी नहीं है, बस हाँ यूटिलाइजेशन नहीं आ रही या क्रिएटिविटी उस तरह से नहीं है, लेकिन स्टिल टैलेंट है और बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले निकल रहे हैं। आप देखें वो
आजकल स्टूडियो और बेसमेंट और उसके तरह के कई सारे जो हैं वो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स जो हैं ऑन एयर हो चुके हैं और कई सीजन्स चल रहे हैं। सो आपको नहीं लगता कि उसमें भी कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए या है, आपको लगता है? आपका उस बारे में मैं राय जानना चाहती हूँ उस बारे में। देखिए, क्योंकि आप अभी तक पुराने ही उसमें कह रहे हैं ना कि जी पुराने ही अच्छे हैं। सो आजकल की जो क्रिएटिविटी है, क्या आपको नहीं लगता कि वो उससे मैच करती हुई है या उस लेवल की नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल आजकल की जो आप बता रहे हैं समथिंग स्टूडियोज़, उसमें बड़े अच्छे गाने वाले और यंगस्टर्स जो हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं और आई रियली लाइक देम। लेकिन आपने क्वेश्चन किया था कि आप अकेले बैठ के रात को क्या सुनते हैं, तो अकेले वो सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं। और वैसे आई लाइक द म्यूज़िक। आजकल यंगस्टर में बहुत टैलेंट है और बड़ा अच्छा करते हैं। हमने बात की आपके प्रोफेशन के हवाले से, सीडीए में काम, ये वो। सर आप ज़रा सा कुछ पर्सनल लेवल पे जाके मैं कुछ सवाल करना चाहूँगी। डरिएगा नहीं आप, वैसे वाले कोई सवाल नहीं होंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपका ताल्लुक़ पेशावर से है, कब पेशावर से इस्लामाबाद मूव किए? और थोड़ी सी बचपन की कुछ मेमोरीज़, कुछ शरारतें, कहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैसे ज्वाइन किया? इतना वसी प्रोफाइल है, ऐसे स्विच कैसे करते चले गए? थोड़ा सा इस बारे में। ऐसे है कि मैंने मैट्रिक किया था सेंट मैरीज़ पेशावर से, फिर एफएससी एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से किया, फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, मैंने इंजीनियरिंग की। और उसके बाद मैंने फौरी तौर पे फर्स्ट जॉब जो की वो अबू धाबी में की। पाकिस्तान से बाहर चला गया। 4 साल मैंने जो वर्ल्ड की वेरी रिनोन्ड फर्म्स थी, फ्रेंच फर्म्स थी, अरेबिक फर्म्स थी, उनमें काम किया। फिर एक दिन मुझे वालिद साहब ने फ़ोन किया। माय फादर वाज दैट टाइम डीआईजी थे पुलिस में। उन्होंने कहा बेटा आप नेक्स्ट फ़्लाइट कब आ रही है पाकिस्तान? मैंने कहा जी कोई नेक्स्ट वीक आ रही है, आप बताएं मैं क्या भेजूं आपके लिए? कहते हैं भेजो नहीं, खुद आ जाओ। मैंने कहा जी मैं आजकल प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ यहाँ पे एंड मदीर अल मशारे। उन्होंने कहा जी कोई मशारे वशारे नहीं, तुम वापस आओ। एंड ही वांटेड मी टू अप्लाई इन CSS और जितने भी CNW एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि वो एक एज थी जिसमें ये सारा आप दे सकते हैं। सो फिर मैंने सब जगह अप्लाई किया और अल्लाह के करम से वो सब जगह सिलेक्शन हो गई। बट व्हेन आई वाज सिलेक्टेड इन CDA, तो एक तो मैं डायरेक्टली एज ए डिप्टी डायरेक्टर आया, और क्योंकि नॉर्मली असिस्टेंट डायरेक्टर आते हैं 10-15 साल। एंड सेकेंडली इस शहर में फिर परमानेंट रहना था, और आते साथ ही मैंने दूसरी फरमाइश अबू को कर दी कि जी मैं महकमा मेरा थोड़ा सा ज़रा पब्लिक डीलिंग वाला है, बदनाम सा है, तो मैं फ़ौरन पहले घर बनाऊंगा, नई गाड़ी लूँगा और फिर जाऊंगा ऑफिस। तो उन्होंने कहा बेटा लोग बाद में करते हैं। मैंने कहा नहीं। तो एट दैट टाइम मैंने पेशावर का घर बेचा, F10 में अपना घर बनाया, नई गाड़ी ली और CDA पहुँच गया। तो CDA में जब मैंने काम शुरू किया तो थोड़े अरसे बाद मुझे लगा कि जो मैंने इंजीनियरिंग की खाली मेरे पास थी तो कुछ और करना चाहिए। सो मैंने फिर MBA में एडमिशन लिया, MBA किया फाइनेंस में, फिर मैंने लॉ किया। लॉ जब ख़त्म किया तो फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने CDA के अंदर आई वाज ऑन द टॉप मेंबर इंजीनियरिंग, एडिशनल मेरे पास मेंबर एनवायरनमेंट की सीट भी थी। कोई CDA के 14,000 में से 8,000 मुलाजमीन मेरे अंडर थे एंड आई वाज डूइंग लॉट ऑफ वर्क। फिर जैसे गवर्नमेंट में और पॉलिटिक्स होती है तो उन्होंने मुझे वहाँ से हटाकर और बना दिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग। विद दिस वो कि अब ये आखिर में CDA छोड़ के ही चला जाएगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई वो होगा कि मैं नई चीज़ मिल गई है और मैं लोगों में नॉलेज ट्रांसफ़र करूं, तो बड़ी अच्छी बात है। सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स। तो मैंने कोई 50 ट्रेनिंग्स करवाई और हर एक के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने वो रखा ट्रेनर। और यंगस्टर्स को मैंने कहा जी यू आर ओपनली आप लोग आएँ, कोई फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कम CDA का कम से कम एक अच्छा रोल भी आ जाए बीच में। लेकिन जब मैंने मैंने अपने ऊपर एक शर्त लगाई कि जो भी ट्रेनिंग होगी तो मैं ख़ुद भी ट्रेनिंग दूंगा, बीच में एक मेरा लेक्चर भी होगा। उससे चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो गई। तो फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, दिस इज़ नॉट सफिशेंट, मुझे और भी करना चाहिए कुछ। देन आई डिड MPhil इन HR। फिर मैंने पढ़ाने के बाद दोबारा अपना ट्रेनिंग्स कराई। फिर मैंने PhD में एडमिशन लिया
और पीएचडी भी मैंने काफ़ी अरसे, बिल्कुल अब एंड के ऊपर है। तो ये सारे काम मैं उस वक्त करता था जब सीडीए में मुझे कोई ऐसी जगह ट्रांसफ़र करते थे कि जो इतना मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी मेरी एनर्जी थी और इतना शौक़ था, उसके हिसाब से काम ना मिलता तो मैं पढ़ाई शुरू कर देता। तो मैंने ये डिग्रीज़ भी ले ली। अब एंड ऑफ द डे ये हुआ कि पीएचडी विद बिग रिच एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग विद ऑल द डिग्रीज। अब मुझे अच्छी से अच्छी जॉब ऑफ़र भी होती है, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई हैव टू डू माई ओन बिजनेस। तो देन आई स्टार्टेड कि जी एक मैंने पहले लॉ फर्म बनाई, फिर उसके बाद मैंने ये आर्बिट्रेशन का शुरू किया, फिर एज ए कंसल्टेंट काम किया। तो ये सारे काम मैं साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अभी भी ख्वाहिश है और आई एम देयर कि एडवाइज़री कैपेसिटी में अगर मुझसे, मैं इस शहर के साथ बहुत कुछ मैंने दिया भी है, लेकिन मैंने बहुत कुछ लिया भी है। मेरे पे बहुत सारा कर्ज़ भी है जो मैं चुकाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई और अच्छे अच्छे काम हों, और अगर आई एम अवेलेबल फॉर दैट एडवाइज़री कैपेसिटी में मैं करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है आपने। लेकिन ये जो थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, तो जब आप छोटे थे तब भी आप ऐसी वो एनर्जेटिक और सुपर एक्टिव थे? बच्चे कुछ होते हैं ना, क्योंकि जो बच्चे इस तरह के होते हैं वही फिर ऐसे यहाँ पर बच्चे बड़े होकर यहाँ बैठे होते हैं। तो बचपन में भी आपके यही हाल थे, एक्साइटमेंट इंतहा की? हाँ, बचपन में मैं बहुत शरारती था, और शरारती होने के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व था। एंड एक दिन ऐसा हुआ कि मैं क्लास 8 में था, तो वही क्लास में शरारतें कर रहे थे, तो वो कोई एक वो आया ऑफिस बॉय, और उसने आके कोई दिखाया टीचर को, जो टीचर खड़े थे, कि सर ये कोई सर्कुलर है। वो सर्कुलर उन्होंने पढ़ा तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कराने लगे। मैंने कहा जी, कहता है आज तुम्हारी सज़ा मुझे समझ आ गई है, तो आज मैं तुम्हें एक सज़ा दूंगा जो तुम्हारे लिए बड़ा। मैंने कहा जी क्या? कि जी डिबेट आ रहा है पूरा, वो उस वक्त मैं बन्नू में था और डेर इस्माइल खान डिवीज़न, तो तुमने हमारी तरफ स्कूल की तरफ से डिबेट में। मैंने कहा जी मैंने कभी डिबेट नहीं किया। उन्होंने कहा जी नहीं किया तो अब करो। वहाँ से जब मैंने आई स्टार्टेड डिबेट्स एंड अदर थिंग, फिर वो मेरा बहुत मेन वो हो गया। फिर हर डिबेट में मैं जाता था, हर मुशायरे में जाता था, हर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था। तो मेरा सारा बचपन जो है वो इन चीज़ों में गुजरा। मतलब एक्टिव रहे हैं आप थ्रू आउट अपने चाइल्डहुड में। आपने बताया कि आपके जो फादर हैं वो पुलिस में थे, तो वो तो बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, और शायद ये रीज़न तो नहीं था आपके हाइपर एक्टिव होने का? नहीं, यू आर वेरी मच राइट। ही वाज, उनकी पर्सनैलिटी भी थी और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक ही बात की हुई थी कि बेटा शाम मगरिब की नमाज से पहले घर। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हॉकी खेल रहे होते थे और साथ साथ अजान की आवाज़ सुन रहे होते थे। फिर जब मैं बाहर अबू धाबी में था, तो एक दिन पता चला कि जी अबू धाबी पेशावर से एक फ़्लाइट जा रही है, फर्स्ट फ़्लाइट। तो वालिद साहब को गवर्नर साहब ने कहा, बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा बेटा वहाँ पर है। तो ही केम टू अबू धाबी। अब जब वो आ गए, हमने रिसीव कर लिया, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी वो तो उनको हमने जो सबसे बड़ा होटल है शारजा का, उसमें ठहरा रहे हैं। अच्छी बात है। तो जब उन्होंने पूछा कि जी आपकी तो वहाँ पे अकोमोडेशन, उन्होंने कहा बात सुनो, मैं अपने बेटे के पास रहूँगा। अब मेरी शामत आ गई, क्योंकि मैं तो एक फ्लैट में शेयर कर रहा था एक कपल के साथ शेयर कर रहा था। सो जब मेरे पास आए, ठहरे। आप सिंगल थे? मैं सिंगल था। और मैंने अपने हाथों से उनको नाश्ता कराया, उनको ले के फिरा। फिर मैं और फ्री हो गया तो मैंने उनको मूवी भी दिखाई। सो दैट्स हाउ मैं अब्बू के साथ फिर फ्रेंडली रिलेशन। मतलब कि अब्बू ने छापा मारा था बेसिकली। हाँ, ऐसे ही समझे। लेकिन हमारी दोस्ती फिर तब हुई। अच्छा। फिर वो दोस्ती ऐसी हुई कि मेरा ज़िंदगी भर माय बेस्ट फ्रेंड वाज माय फादर। माशाल्लाह। तो आपके और भी बहन भाई हैं? वो भी इतनी मेरे एक्टिव और हैं? भी बहन भाई हैं। एक बड़ी बाजी हैं, वो इज़ डॉक्टर, एंड जो बड़ा भाई है ही इज़ कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। ही वाज वाइस चांसलर इन खैबर मेडिकल वो। और छोटा भाई जो है वो ज़रा बिजनेस करता है, उसका अपना रेस्टोरेंट है और दीगर चीज़ें। मतलब इस तमाम चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फादर ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी पर्सनालिटी और ग्रूमिंग में। जैसा आपने कहा कि ही वाज योर बेस्ट फ्रेंड। सो इसमें जब फादर और सन स्पेशली इस तरह से क्लोज हो जाते हैं, तो वो
ग्रूमिंग और पॉलिशिंग बड़ी अच्छी सी होती है। कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उनकी वो होती थी ख्वाहिश कि हमारी स्टडी जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में, बाकी चीज़ों की खैर है लेकिन वो ज़रूरी है। तो मुझे बड़ा मज़े की एक बात याद आ रही है कि मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे तो एक डीएसपी था, उनके जूनियर था, उसने कहा कि खान साहब ये तो बताएं कि आपने कितने घर बनाए। तो उन्होंने कहा जी मैंने 3 घर बनाए। वो बड़ा खुश हो गया ना कि मुझे पता चल गया। उन्होंने कहा जी कहाँ बनाए हैं? तो उन्होंने वो भाई के इधर हाथ रखा कि एक ये घर बनाया है, एक मेरे हाथ रखा कि ये। तो वो उनकी ख्वाहिश थी कि आप तालीम वो करें और हर चीज़ जो है अपना स्पोर्ट्स में भी काम करें, अपना और चीज़ों में करें, लेकिन अपने आप को ग्रूम करें। जितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया वो बिकॉज ऑफ उनकी शफकत और डिबेट्स वगैरह करते हुए। मुझे याद है जब पहला डिबेट मैंने किया ना तो मुझे उन्होंने 10 रुपये इनाम दिया था कि यू डिड वेरी गुड। तो वहाँ से जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अभी जैसे आपने कहा कि 10 रुपये आपको इनाम मिला, तो पहले की अगर हम बात करें तो जो पहले पेरेंट्स या घर के बड़े होते थे, अच्छी चाय बनाने पर कोई इनाम जीत कर आए हैं आप घर से या कॉलेज में स्कूल से आए हैं घर, तो कोई नोट दिया जाता था 10 रुपये का या 100 रुपये दिए जाते थे, थोड़ा सा और ऊपर आ गए तो 100 रुपये का नोट दिया जाता था। मतलब कि वो इनकरेज करते थे ना, पैसे देना मकसद नहीं था, बात थी कि अप्रिसिएशन और इनकरेजमेंट होती। तो क्या आपको लगता है कि जो आज के पेरेंट्स हैं उनमें कुछ कमी है तरबियत में या किसी चीज़ में? जो पहले के पेरेंट्स थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, बच्चों का आपस में जो रिलेशन था पहले के पेरेंट्स और बच्चों का और अब के बच्चों का और पेरेंट्स का रिलेशन, कुछ आपको डिफरेंस नज़र आता है? वो किसी ने बड़े मज़े के वो कहा है कि हम वो आखिरी लोग हैं जो अपने बाप से भी डरते थे और बेटों के साथ भी, बच्चों के साथ भी। हमारे बाद शायद वो डरने वाला या वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये कि जो चीज़ उन्होंने सिखाई थी वो थी कि रिस्पेक्ट करें। जब आप बाप की रिस्पेक्ट करेंगे और उनके से एक्सपेक्ट करेंगे एक दोस्ताना वो, तो उससे आजकल थोड़ा कम हो गया है। क्यों कम हो गया? कि बच्चे और चीज़ों में बहुत बिज़ी हो गए हैं, हर वक्त डिजिट वो उनके पास मोबाइल और ये चीज़ें, तो वो इतना रहा नहीं है। लेकिन माशाल्लाह से आजकल की नई नस्ल जो है उनमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है। उनको पहले की बच्चों की तरह एक एक चीज़ नहीं समझानी पड़ती थी, लेकिन साथ ही साथ ये है कि पहले एक रेस्पेक्ट वाली चीज़ ज़्यादा थी। लेकिन सर जो आपने कहा कि अब के बच्चे गैजेट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो वो गैजेट्स देने वाले भी तो पेरेंट्स ही हैं ना, बच्चे खुद जाके तो नहीं लाते। गैजेट्स उनको पेरेंट्स ही दे रहे हैं लाके, और फिर पेरेंट्स ही कंप्लेन कर रहे हैं कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो उस तरह से नहीं कर रहे। सो मेरा नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, मतलब मैं जो बात कर रही हूँ मैं अपनी सोच के हिसाब से बात कर रही हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो मैं इसलिए आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ इस बारे में कि पेरेंट्स का कसूर नहीं है काफ़ी हद तक, कि अगर बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट करवाना भी तो उन्हीं का काम है ना। जब तक वो बच्चों को नहीं बताएंगे बच्चों को कैसे पता चलेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एंड आई इस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ आपके कि ये चीज़ों से पेरेंट भी खुद करते हैं, लेकिन आप ज़माने से अलग भी नहीं जा सकते। जो दुनिया में चल रहा है, अब आपका टीवी है और 32 चैनल्स हैं, हाउ कैन यू आस्क देम कि जी ये देखें ये ना देखें, या बच्चों को अब मोबाइल के ऊपर गूगल है, हर चीज़ है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम बच्चों को बता दें कि ये सही है और ये गलत है, ये एक चीज़ पता चल जाए उनको, और साथ साथ उनकी तरबियत ठीक करें, तो माशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो गलत रास्ते पे। बिल्कुल, मैं भी सर ये आपकी बात बहुत अच्छी, मैं अक्सर और बेशतर जब मैं खुद सेशंस देती हूँ तो भी ये बात करती हूँ कि ये जो जुमला है ये सब पे लागू होता है, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो। आप अपने बच्चे को सिर्फ समझाने के लिए एक जुमला कहें कि आप जो सोच रहे हैं या जो करना चाहते हैं, आप सिर्फ एक जुमला अपने आप से कहें या सवाल करें, क्या ये मेरे लिए मुनासिब है, क्या ये मेरे लिए एप्रोप्रिएट है? उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। तो आपने एग्जैक्टली वही बात की है, तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा वो रहा है कि मैं भी थोड़ी इंटेलेक्चुअल हो गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं कि इनके बच्चों को थोड़ा सा समझना भी पड़ता है, और उनके साथ एक लिमिट के अंदर उनके साथ एक रिलेशन, लेकिन वो प्यार का रिलेशन जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए, और उनकी चीज़ें उनको उसके ऊपर नज़र भी रखें, लेकिन साथ साथ उनको मौका भी दे कि वो अपने टैलेंट्स को यूज़ करें। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से तालीम, तरबियत और शऊर
तीनों चीज़ों को लेके चलें, सिर्फ तालीम पर जोर ना हो, तरबियत पे खाली जोर ना हो। हमारे यहाँ तालीम 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 बहुत है, तालीम में फिर तरबियत नीचे रह जाती है, उसके बाद शऊर और नीचे रह जाता है। सो जो कलेक्टिवली एक चीज़ सामने आती है ना, तालीम, तरबियत और शऊर, तो फिर वो ऐसे बच्चे निकलते हैं। सो वो चीज़ जो है ज़रा कमी है, मेरा ख्याल से पेरेंट्स को ही चाहिए, जैसे आपके फादर ने कितना अहम रोल प्ले किया है। सो आपको लगता है कि पेरेंट्स के लिए भी ऐसे कुछ वर्कशॉप्स करवाने चाहिए जहाँ उनको गाइड किया जाए कि बच्चों के साथ वो कैसे पेश आएँ? मेरी कोशिश ये होती है कि यंगस्टर्स को 2-3 चीज़ें तो ज़रूर बतानी चाहिए। नंबर 1, कम्युनिकेशन लेवल उनका इंक्रीज़ करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। फिर उनको एथिक्स का पता होना चाहिए, फिर उनको मोटिवेशन का पता होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ज़रूर उनका कोई मोटिवेशन लेवल भी होना चाहिए, कोई टारगेट भी होना चाहिए, और कोई ऐसी पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए जिनको देख के उनको मोटिवेशन होती है। ख़ानदान में अक्सर तो वालिद होते हैं, वालदा होती हैं, लेकिन और भी ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। तो ज़रूर ये चीज़ें बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन लेवल कम होता जा रहा है और लीडरशिप क्वालिटीज़ कम होती जा रही है। वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जी हाउ यू कैन बी अ गुड लीडर। ये जो मैं बात कर रहा था डिबेट्स की और उन चीज़ों की, इसी से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती है। सर आपने बड़े अच्छे से जो है वो अपने आप को कैरी किया हुआ है माशाल्लाह। सो ये भी, इसमें भी फादर का हाथ है आपके, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि कैसे पहनना है, कैसे कैरी करना है, क्या कलर पहनना है? नहीं, ही यूज्ड टू बी वेरी हैंडसम, और वो बहुत अच्छा वो ड्रेस उनका वो होता था जब यूनिफॉर्म में नहीं होते थे, और उनको देख देख के हमें भी शौक हुआ और फिर हमने भी कैरी किया। सो जब आप यूनिफॉर्म के अलावा ड्रेसिंग करते हैं तो किस तरह से, ऐसे ही सूटेड बूटेड रहना पसंद करते हैं या कैजुअली, यू नो, जॉगर पैंट्स एंड जॉगर्स एंड ऑल? नहीं, मैं आई एम ऑलवेज इन सूट फुल। हाँ, क्योंकि एज ए आर्बिट्रेटर यू आर लाइक अ जज। तो एज ए जज जब हम बैठते हैं तो फिर हम एक तरफ भी लॉयर्स होते हैं, दूसरी तरफ भी वो होते हैं, तो यू हैव टू बी एक्ट लाइक अ जज। और उसी लिहाज से आपको कैरी भी सूट वैसे ही करना पड़ता है। तो मतलब फैशन में सर को नॉलेज है काफ़ी, राइट? बिल्कुल है, और वो हम अप्लाई भी करते हैं। सर एक सवाल है मेरा, ख़वातीन का जो फ़ैशन होता है वो तो हमें पता होता है कि लॉन्ग ड्रेस, शॉर्ट ड्रेस, ट्राउज़र्स, शलवार, ये मर्दों के तो 2-3 ही लिबास होते हैं, उन्हीं में उनको घूमना होता है। तो आप क्या फ़ैशन होता है कि टाई कैसी कलरफुल हो या बो हो, क्या मतलब फ़ैशन मर्दों का आप क्या समझते हैं? यू आर राइट, नॉट ओनली दैट, बल्कि देखें ना, सूट एक हो गया, वो हमें नॉर्मली विंटर आ गया तो सूट पहनना पड़ता है। अब सूट कौन से कलर का पहनना है, उसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन करना है। फिर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्रिंस कोट्स, वो मैं अक्सर बल्कि शादियों पे भी वो पहनता हूँ, और अदरवाइज भी मुझे उसका बड़ा शौक है, वो पहनता हूँ। देन बीइंग अ पेशावर पर्सन, शलवार कमीज, आई एम फॉन्ड ऑफ दैट विद विद दैट चप्पल, स्पेशल चप्पल। तो ड्रेसेस का मुझे शुरू से ही सर, मुझे कलर्स और फैशन स्टाइल ये बहुत अच्छा लगता है, और ख़वातीन में तो मेरे ख्याल से वही बात है, आधा दिमाग फैशन में चलता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो घरदारी और बाकी चीज़ों के साथ चल रहा होता है। सर आपका अपना क्या प्लान है कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अभी जैसे आपने कहा कि मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, एक अपना पर्सनल प्लान होता है ना, मैं इजिप्ट घूमना चाहता हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता हूँ, हाँ वो जगह रह गई, पोलैंड नहीं घूमा, वहाँ जाना चाहता हूँ, एफिल टावर पे किसी के साथ चाय पीना चाहता हूँ, वो सारा मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, नहीं, मेरा है कि मैंने बहुत घूमे। अच्छा। और पता नहीं क्यों मेरा अपने मुल्क और अपने उसके से बाहर जाने को अब इतना शौक़ नहीं रहा। मैं जो चीज़ें करना चाह रहा हूँ, एक तो आर्बिट्रेशन में मैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, लंदन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन, चाइनीज़ के साथ मैंने काम शुरू किया है, सार्कों वालों के साथ किया है। सेकेंडली स्पोर्ट्स का मैं दोबारा से, उन्होंने मुझे रिसेंटली अभी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का पैटर्न भी बनाया है, और मैं अब दोबारा से स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट और उसमें भी अपना वो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वो भी बना के और इधर काम करना चाहता हूँ। फिर एक जो मेरा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है, वो 1-2 मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अपनी उसमें करना चाहता हूँ। मेनली मैं चाह रहा हूँ कि जो काम रह गए हैं, जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया अपने सर्विस को,
वो सारे अब मैं करूँगा और इंशाल्लाह उन सबको एंजॉय भी करूँगा और उसमें कामयाबी भी हासिल करूँगा। सर स्पोर्ट्स में आपने ऑलरेडी काफ़ी काम किया है, मुझे बताएं कि फ़ीमेल स्पोर्ट्स अब कहाँ जाने वाला है? देखिए, फीमेल्स का एक तो स्पोर्ट्स में आना बहुत ज़रूरी है। उनके जो अपने जो चीज़ें हैंडीकैप्स होते हैं वो तो अलग है, लेकिन अब इस वक्त फीमेल्स को बहुत चाहिए। हम टेनिस फेडरेशन के अंदर जो मैं उनका जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, टेनिस में फ़ीमेल्स को आगे आना चाहिए। फिर फुटसॉल शुरू हुई है, फुटबॉल का छोटा फॉर्म है, उसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ नहीं ठीक हो रही वो ये नहीं ठीक हो रही कि पूरे पाकिस्तान में कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं हो रहे। असल में ये तब होगा जब आप स्कूलों के कंपटीशन कराएंगे, अंडर 14, अंडर 15, फिर यहाँ से अच्छे लोग निकलेंगे। अब आप गेम ले लें, वॉलीबॉल ले लें, अब हर गांव में खेला जाता है। लेकिन हमारा, मुझे याद है एक दफ़ा मैं एशियन गेम्स में गया था कोरिया में, तो वहाँ एक चाइनीज़ के साथ मेरी बात हुई। मैंने कहा जी आप कैसे हर चीज़ में गोल्ड मेडल ले लेते हैं? कहते जी हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि हमारे पत्नी 70 के 80 प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस में मेरिट के ऊपर हम कंपटीशन कराते हैं, उससे लोग आगे निकलते, फिर मेरिट पे उनको नेशनल लेवल पे करते हैं। हमारे यहाँ ये एक गलत चीज़ है कि जी वो उसका भतीजा है तो उसका भांजा है, तो ये चीज़ें ना हो, मेरिट पे काम चले तो पाकिस्तान में मेल्स एज वेल एज़ फीमेल, जैसे आपने कहा, वो सब आगे निकलेंगे। और वो जैसे एक ज़माना था कि पाकिस्तान 3-4 गेम्स में स्पोर्ट्स में टॉप पे होता था, अभी भी वो आ सकता है। तो सर आपके रिटायरमेंट प्लान्स में आप ये वाला प्लान क्यों नहीं ऐड ऑन कर लेते? मैंने किया हुआ है, इसको भी ऐड किया हुआ है कि मैं इनके लिए, मैंने आपको बताया ना, स्पोर्ट्स में मैं दोबारा आके, और मेरी कोशिश ये हो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मैं इनको दूं जिस पे अपने टैलेंट्स दिखा सकें। तो उसमें ये बच्चों को, बच्चियों को, सबको हम मौका देंगे और वो इंशाल्लाह इसमें में बहुत काम। बिल्कुल, जैसे आपकी एक पोजीशन रही है और आपको पता भी है, नॉलेज भी है उस चीज़ की, तो अगर सारे स्कूल्स के दरमियान हो कॉम्पिटिशन्स, कॉलेजेस के दरमियान, फिर उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जाएं, लाइक अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, तो आपको ये तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। और फिर जब वो तलाश कर लें तो फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल उनको फिर प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएं, कोचेस बुलवाएं बाहर से, और अच्छे लेवल पे। सारी दुनिया अगर इतनी वो कर रही, जब देखें ना हम ना ओलंपिक गेम्स में जाते हैं कोई मेडल नहीं, उस गेम में जा रहे हैं कोई मेडल नहीं, तो जो डिटेरियोरेशन हो रही है इसको ख़त्म करना चाहिए। तो सर देखिए, वैसे भी अगर कोई जाता भी है ओलंपिक्स में और कुछ मेडल जीत, और चले ओलंपिक्स तो एक बहुत ही ग्रैंड चीज़ हो गई ना, कोई वैसे भी आउट ऑफ कंट्री जाता है, कोई मेडल कोई चीज़ जीत कर आता है, तो भी हमारे यहाँ वो उस लेवल की एप्रिसिएशन होती नहीं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट आई मस्ट से, क्योंकि हमारे यहाँ हर इंसान को एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, इनकरेज करने की ज़रूरत है। बंदा जाता है, जीत कर आ जाता है, फिर जब उसका 1-2 लाइन, 1 लाइनर चल जाता है कि जी डैश 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 ये जीत कर आए, उसके बाद वो गायब, किसी चैनल पे उनको नहीं बिठाया जाता, उनका इंट्रोडक्शन नहीं होता, बस पता चल जाता है कोई जीत के आया, लेकिन जो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए वो भी तो नहीं मिलती। हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बाकी के गेम्स के ऊपर कुछ है ही नहीं। फीमेल क्रिकेट को ही आप देख लें, बेचारियाँ वो इतने काम कर रही हैं, इतना ज़्यादा उसके लिए एफ़र्ट्स कर रही हैं, लेकिन उस लेवल पर उनकी इंकरेजमेंट लेवल नहीं है, ना ही उनका एप्रिसिएशन लेवल नहीं है, ना उनको किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सना मीर हैं जो ले दे के दिख जाती हैं, उसके अलावा तो मुझे क्रिकेट टीम का पता ही नहीं है कि कौन कौन प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ। और ये जो एप्रिसिएशन नहीं होती ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसकी फैमिली फिर उससे पीछे हट जाती है। बिल्कुल, अगर आप एप्रिसिएशन करें, साथ उनके माँ बाप को भी बुलाएं कि देखें जी इनके बच्चे हैं और माशा, तो उससे ये होगा कि फैमिली भी अप्रिशिएट करेगी, एंड देन आपका वो जो एरिया है वहाँ का कोई मेयर होगा, वहाँ का कोई MNA होगा, क्यों नहीं आप उनको वो करते, अप्रिशिएट करते, क्यों नहीं आप उनको इनामात देते, क्यों नहीं आपको प्राइजेज़, उनको नकद इनामात देने चाहिए ताकि वो उधर, और फैसिलिटीज़ बनाएं, हर शहर के अंदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और ये इनका काम है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो ये, तो ये होगा तो फीमेल्स आगे आएंगी। आपने सही कहा, और अभी मुझे ख़ुद आपसे बात करने के दौरान ही ये आइडिया आया है, एंड आई एम
110% श्योर कि मेरी टीम पूरी मुझे इसमें सपोर्ट करेगी। मैं इसे ऑन एयर अनाउंस करना चाहती हूँ बाकायदा तौर पे। अगर आप कोई भी इनाम जीत कर आए हैं बाहर जाकर, आपने कोई अच्छा काम किया है जिसको आप चाहते हैं कि आपको एप्रिसिएशन मिले, आपने स्पोर्ट्स में कुछ हासिल किया है, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारी सोशल मीडिया टीम पूरी मौजूद है। आपके जो फीडबैक्स आप देते हैं वो भी हमें मिलते हैं। लाइकवाइज हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ स्पेशली वो बच्चे बच्चियाँ, ख़ास तौर पे बच्चियाँ, मैं उनको कहना चाहूँगी आपने जो कुछ भी अर्न किया है हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर करें, हमारे इंस्टा पे शेयर करें। हम कोई बुलाए ना बुलाए, हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। हमारी तरफ से आपको 100% जो है वो एप्रिसिएशन मिलेगी इंशाल्लाह, फॉर श्योर। वेरी गुड आइडिया जी, एंड वेरी गुड। क्योंकि इससे ये होगा कि फिर सब जो जिन्होंने कुछ किया हुआ है वो आपके पास आएंगे, आप उनको दिखाएंगे तो इनकरेजमेंट होगी उनकी भी, और जो करना चाह रहे हैं उनकी भी। और सिर्फ उससे एक अच्छी बात और होगी कि जो बच्चे पीछे बैठे होते हैं ना, उनमें कंपटीशन डेवलप होता है कि ये जीत कर आ सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वो ऑटोमेटिकली जो है ना उस कंपटीशन में उतर आता है, वो मेहनत करता है बच्चा या बच्ची। और एटलीस्ट चलें कुछ कंपटीशन हमारे ही प्लेटफॉर्म से हम अगर जनरेट कर सके तो व्हाई नॉट। कोई भी बच्ची, हम तो कहते हैं कोई ब्लॉगर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी हमसे रब्ता करें, वो भी हमें बताएं कि आपने क्या ऐसा किया सोसाइटी के लिए, किसको इन्फ्लुएंस किया। अगर हमारा जो आपका प्रोफाइल है वो अच्छा हमें लगता है तो हम फॉर श्योर उनको यहाँ पर बुलाएंगे। क्योंकि देखिए यही तो एप्रिसिएशन है ना। अगर आप सर जानवर को भी प्यार से हाथ फेरें तो वो भी आपका हो जाता है। छोटे आप किटन्स ले लें, पपीज़ ले लें, आप उन्हें प्यार से लगते हैं तो फिर आप देखें किस तरह से वो आपके अपने हो जाते हैं। फिर हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो क्यों नहीं हम एप्रिसिएशन चाहेंगे। सर इसके मीडिया के ऊपर क्या असरात हैं, जो अगर आप समझते हैं कि ये जो चल रही है फेवरेटिज़म, स्पोर्ट्स को पीछे ले जाना, मतलब अपने अपने आगे आ जाना, इसमें मीडिया का कितना अहम किरदार है? मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। मीडिया को ही बताना चाहिए कि जी मेरिट पे अगर काम नहीं होगा तो मीडिया शुड कम अगेंस्ट दैट। फिर मीडिया को चाहिए कि वो डिफरेंट जो हमारे वो नीचे के एरियाज़ हैं, पावरफुल एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारे वहाँ पे KPK के अंदर वो जो फाटा के लोग हैं वहाँ जाएं, वहाँ से टैलेंट ढूंढ के लाएं और उनको हाईलाइट करें। इसी तरीके से उनका नाम पता चलेगा। इसी तरह से ऑर्गेनाइज, क्योंकि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं जाती पीछे, वो तो तब जाएंगी अगर वो कॉम्पिटिशन्स कराएंगी और वहाँ से कोई नाम होगा। तो मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और सर सोशल मीडिया का कितना किरदार है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या सोशल मीडिया उसमें कुछ प्ले कर सकता है रोल? बहुत ज़्यादा प्ले कर सकता है। सोशल मीडिया को भी चाहिए कि वो अपने जिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नॉट ओनली स्पोर्ट एवरीथिंग, तो उनको अप्रिशिएट करें, उनके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को पता चले। तो जैसी वो नज़रों में आएंगी तो उनको काम भी मिलेगा और वो आगे भी जाएंगे। सर सोसाइटी पर ओवरऑल मीडिया का और सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट आ रहा है? इस वक्त तो आजकल के हालात हैं तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। एंड अगर और वो पॉजिटिव हो तो दैट्स तो बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए, और वो माशरे के लिए बड़ा अच्छा है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। सर पॉजिटिवली कैसे उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है इन प्लेटफॉर्म्स को? इन प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली इसी तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि वो अच्छी चीज़ों को दिखाएं, जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, और जो चीज़ें नहीं हो रही माशरे में जिससे गंद बन रहा है, ख़राब हो रही हैं, उनको कंट्रोल करें। सर मुझे लगता है कि अब ना दो पार्टीज़ बन गई हैं। सोशल मीडिया पार्टी एक अलहदा पार्टी है, उसके अपने स्टार्स हैं, उनके अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके अपने एक जगह है, और जो मीडिया है उसके अपने एक्ट्रेसेस, जो हम देखते आ रहे हैं बचपन से जो एक चीज़ चली आ रही है। सो ये दो पार्टीज़ बन गई हैं। आपको क्या लगता है कि माशरे के ऊपर इन दोनों पार्टीज़ में से कौन हावी है? इस वक्त तो सोशल मीडिया बहुत हावी है, बिकॉज मोबाइल आपके पास हर वक्त हाथ पे होता है और आपको चीज़ें इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और वो यू हैव टू सी इट एवरी डे, तो उसका इम्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल। सर जो बच्चे या बच्चियां हैं, हम उनको कैसे मैसेज दे सकते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली यूज़ करें? क्योंकि मोस्टली एप्लीकेशंस पे गंद बला ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
बहुत ही हार्डली कुछ आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। अच्छे बनाने वाले भी हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनको कैसे बताया जाए कि भाई अच्छा कंटेंट बनाओ? उन्हें मैसेजेस कैसे कन्वे किए जाएं? क्या सोशल मीडिया पे ही कोई कैंपेन चलानी चाहिए कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करें? इसमें जी दो बातें हैं। एक तो ये है कि फिर अच्छे ऐप्स भी आने चाहिए, एटलीस्ट आपके पास हो तो सही ना कि अगर ये हैं तो ये भी हैं। एंड सेकेंडली वही जो बात हमने शुरू में की थी कि तरबियत, शऊर, अगर तरबियत बच्चों की ये हो कि जी ये चीज़ है अच्छी, ये बुरी है, तो बच्चों में इतना सेंस है कि वो अपने लिए अच्छा रास्ता चुनेंगे। सर इसमें स्कूल कॉलेज क्या किरदार अदा कर सकते हैं शऊर स्कूल लाने कॉलेज में? से ही स्टार्ट होना चाहिए। उनके टीचर्स जो हैं उनको ही चाहिए कि वो बच्चों को सारा सिखाएं, एंड देन व्हेन दे कम टू पेरेंट, तो पेरेंट को भी चाहिए कि वो उनको, तो जब दोनों तरफ से उनको एक अच्छा रास्ता नज़र आ रहा होगा तो वो बच्चे फिर अच्छे रास्ते की तरफ जाएंगे। सर एक मसला ये भी है ना कि आजकल मतलब दही इलाकों में आप बिल्कुल रगड एरियाज़ में चले जाएं, कंट्री साइड रूरल एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ पे भी मोबाइल्स हैं, लेकिन वहाँ पर आप शऊर उजागर करने के लिए स्कूल कॉलेजेस तक नहीं बने हुए, लेकिन मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड्स हैं, और आप उन एप्लीकेशंस पे देखें तो वही उसी तरह के लोग हैं जो कि कुछ मैं देख रही थी कि जिनके पीछे जुग्गियाँ थीं, वो जो अपनी मतलब इतने वो बेचारे पुअर थे कि वो जुग्गियों से बाहर निकल के उनके कपड़े, और वो उस पर कंटेंट बना रहे हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर। मतलब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन उनको एप्लीकेशन के ऊपर कंटेंट बनाना है। वहाँ पे आप कैसे शऊर उजागर कर सकते हैं जहाँ अभी तक स्कूल ही नहीं है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि स्कूल्स जो हैं, एक तो यही बात है कि स्कूल्स क्यों नहीं हैं। अब ये तो अब मुल्क का वो आ गया ना कि हर शहर हर बस्ती में होना चाहिए और मुफ्त तालीम होनी चाहिए, एटलीस्ट टिल मैट्रिक मुफ्त होनी चाहिए। एक तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर ये है कि लोग वो काम करना ज़्यादा शुरू करते हैं जो उनको आसान लगता है। अब ये बनाना, वीडियोस बनाना और उसको वो करना, ये सब मीडियोकर्स कर रहे हैं या पुअर फैमिलीज़ के कर रहे हैं, उनको आसान लगता है काम, मुश्किल लगता है। लेकिन हमारा कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए कि यहाँ तक चीज़ अलाउ है और यहाँ तक नहीं अलाउ। जब तक गवर्नमेंट वो नहीं करेगी तब तक फिर वो शत्र बेमुहार वाला काम होगा और हर एक अपना अपना काम करेगा। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्कूल की जो तालीम है मैट्रिक तक फ्री कर देनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बैठ के इन प्लेटफॉर्म्स पे या सेशंस में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बज़ाहिर मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो भी मतलब मैं तो समझती हूँ होटल हैं। मुझे लगता है बच्चे को आप होटल भेज रहे हैं और वो वहाँ से वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो आजकल के बच्चों के भी एटीट्यूड हो गए हैं, जो स्कूल का रोल होना चाहिए था वो भी स्कूल अब वो प्ले नहीं करता, वो भी कमर्शलाइज हो गया है। डोंट यू थिंक सर? नहीं, ये मैं एक हद तक आपकी बात से इत्तफाक करूंगा, क्योंकि मुझे मौका मिला था एक दफ़ा स्कूल्स की इम्प्रूवमेंट करने का, तो मैं पूरा इस्लामाबाद के जो दही इलाके थे वहाँ गया, तो वो वाहिद स्कूल थे जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान की भी तस्वीर लगी हुई है, टीपू सुल्तान की भी लगी हुई है, और बच्चों को पता है कि ये कौन है। तो मौलाना शौकत अली ख़ान जैसे हो गए। तो यहाँ जो बच्चे हैं, जो हमारे जो आपने कहा कि हायर साइड पे, इनको कुछ भी नहीं पता सिवाय अपना जो हमारे फाउंडर ऑफ वो हैं मुल्क के, उनके और अल्लामा इकबाल के अलावा इनकी कोई नॉलेज नहीं है जी। और दूसरा फिर उर्दू हमारी वो उर्दू नहीं रही। अब तो शायरी, गालिब, मीर तकी मीर दर्द, वो इनको नहीं पता। तो एक तो हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए। और वैसे जो मैं कह रहा हूँ कि जो दही इलाकों में स्कूल हैं, उनके मास्टर जो हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर गिविंग अ वेरी गुड एजुकेशन। बहुत अच्छी बात। सर आज की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैमरा आपका है, आप हम कलाम कर रहे हैं, समझें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल के यूथ को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि एक तो पहली बात कि आप नॉलेज गेन करें। जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना ही आपका अच्छा वो आप उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे। सेकंड, एथिक्स आपको मालूम होने चाहिए हर चीज़ के। आपने किससे क्या बात करनी है, कैसे करनी है, वो ज़रूरी है। थर्ड, मोटिवेशन होनी चाहिए। आपके अंदर कोई मोटिवेशन होगी, मैंने जैसे पहले कहा कि आप अपना कोई मोटिवेशन लेवल बनाएं और किसी ऐसी पर्सनैलिटी को देखें जिससे आप इम्प्रेस हैं और जो आपका मोटिवेशन लेवल बन सकता हो।
चौथी बात कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लाएं, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस आप में होगा, तो आप ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया और साथ बहुत शुक्रिया एक बार फिर यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मौका दिया ताकि हम लोगों को बता सकें। एंड बड़ी अच्छी बातें हुई हैं जो हमने डिस्कस भी की हैं, और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि यंगस्टर्स उसको फॉलो फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया एक मरतबा पे। एक चीज़ जो मैं दोबारा से अनाउंस करना चाहूँगी वो ये कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स में कुछ लेकर आए हैं, कोई मेडल शेडल, चाहे स्कूल लेवल पे क्यों ना आपने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, आपकी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, आप ब्लॉगर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, या आप में कोई टैलेंट है, तो प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आप हमें फॉलो कीजिए, अपने प्रोफाइल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। हम फॉर श्योर आपको यहाँ पर बुलाएंगे और अपने ATV लाउंज में बिठा कर एटलीस्ट ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, और हमसे जो हो सकता है हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक्स भी हमें देते रहिएगा जो कि मिल रहे हैं, बड़े पॉजिटिव हैं, जिसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना। नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।